आ सकता है। आप लोगों की कलम की तीखी धार है, उससे आप सत्य को उजागर कर सकते हैं। आपके जो भी इसके रिलेटेड सवाल होंगे आप आदरणीय धनंजय जी से बात कर धनंजय जी आज का मुद्दा बता दीजिए कि आप। जी मैं अभी थोड़ी देर में आपको विस्तार से इस विषय का नींव रखता हूं। पहले हम भारत भर में घूम रहे हैं, पूरे देश भर में भारत की सभ्यता को ठेंच पहुंचाने के हेतु जो अंग्रेज और मुगल के समय में बल से नहीं हो पाया वो छल से करने जा रहे हैं। भारत भर में भारत की सभ्यता को कलंकित करने के लिए, साधु परंपरा को चरित्रहीन बताने के लिए भयंकर और भीषण प्रयास भारत में हो रहे हैं। 57 देश मुसलमान बन गए, 150 ईसाई बन गए, मगर भारत के ऊपर इतने सारे विदेशी हमले होने के बाद भी भारत भारत ही बचा है। भारत की आज भी वही प्राचीन पहचान भारत में बची हुई है। इसी भारत को अगर बदनाम करना है तो भारत के राज्य व्यवस्था के ऊपर हमले कर नहीं चलेगा, भारत के आध्यात्मिक व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। और भारत की आध्यात्मिक व्यवस्था तोड़ने के लिए ही भारत के साधु संतों के ऊपर चरित्रहीनता के आरोप लगाए जाते हैं। कहीं हमने देखा कि बीच में जयेंद्र सरस्वती जो तमिलनाडु के शंकराचार्य की पीठ के पीठाधीश थे, जो आज शरीर में नहीं रहे, जयेंद्र सरस्वती जी को दिवाली में हत्या के आरोप में, उसके बाद में नित्यानंद तमिलनाडु के ही संत रहे, उन्हें एक फेक सीडी बनाकर उनको शरीर संबंध बनाते समय दिखाया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में फॉरेंसिक एविडेंस के तहत क्रॉस चेक हुआ तो पता चला कि वो फेक सीडी थी। और वो जिन चैनल ने, विजय चैनल या कोई तो चैनल था साउथ का, उस चैनल ने जिस सीडी को चलाया था उस चैनल को सुप्रीम कोर्ट ने अगले 2 महीने तक क्षमा की लाइन चलाने पर विवश कर दिया। हमने देखा कि रामदेव बाबा के इसमें भी औषधों में मिलावट है, मानवीय हड्डियां है, ऐसा बताया गया। वृंदा करात जो कम्युनिस्ट लीडर है उन्होंने, और बाद में उनके ऊपर ना रामदेव बाबा के ऊपर एक एफआईआर बनी ना कुछ, मगर प्रेस में बातें उछाली गई। भारत भर में ऐसी बातें उछाली गई कि विश्व को भारत की ओर देखने का नजरिया बदल जाए। देश, भारत के अध्यात्म, भारत के योगासन को बदनाम करने का प्रयास किया गया। वैसे ही बापू आसाराम जी, परम पूज्य संत श्रेष्ठ जो आसाराम जी बापू है, उनके बारे में किया गया, क्योंकि एक ही भारत को लांछन लगाने का सबसे बड़ा और सबसे भीषण एक ही प्रयास हो सकता है, जो मातृशक्ति के नाम पर बदनामी की जाए, औरतों को छोड़ा जाए, लड़कियों को छोड़ा जाए, और वो लड़कियां बोले कि इन्होंने मुझे हाथ लगाया, मुझे पास खींचा, मुझे किसिंग किया। एक बार डोनाल्ड ट्रंप की बात देखेंगे, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष, तो वो तो बड़ी सभा में, अपने चुनाव सभा में कहते थे कि औरतों का रिवेंज मैं अपने बेड पे लेता हूं, फिर भी वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने। वहां की सभ्यता वो है कि उसके पर्सनल लाइफ से उनको कुछ लेना देना नहीं है, नेशनल लाइफ से लेना देना है। मगर भारत एकमात्र देश ऐसा है कि अगर कोई गुरु हो, कोई नेता हो, तो उसका व्यक्तिगत चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए। भारत की ये परंपरा रही है जो बहुत ही उज्जवल है, और व्यक्तिगत परंपराओं के तरह ये सभ्यता को देखने वाला भारत एकमात्र देश है जो पर्सनल कैरेक्टर देखता है, और वो देखना भी चाहिए। पर्सनल कैरेक्टर सॉलिड होगा तो ही नेशनल कैरेक्टर सॉलिड होगा, और वही पर्सनल कैरेक्टर को डैमेज किए बगैर भारत को नहीं मारा जा सकता है। और भारत को मारना है तो भारत की आध्यात्मिक धरोहर को बदनाम करना पड़ेगा। जिन्होंने राजनेता, थोड़े थोड़े राजनेता राजनीति करते गए मगर भारत को खत्म नहीं कर पाए। अब संतों की परंपरा जब आई तो आपने देखा होगा कई वर्षों से, गत कुछ वर्षों से संतों के ऊपर आघात हो रहे, कई संतों की हत्याएं हो रही है, कई संत अचानक रातों रात गायब हो रहे हैं, कई संत औरतों के चक्कर में फंसे हुए दिखाए जा रहे हैं। मगर एकमात्र हिंदू संत है। केरला के बिशप को हमने देखा कि 31 गवाह उसके विरोध में होने के बाद भी, नन्स, सारी नन्स उसके पुरजोर विरोध में होने के बाद भी, सारे नन्स जो विक्टिम है वो बता दें कि इन्होंने हमारे साथ कितने बार बलात्कार किया, विटनेस तगड़े होने के बाद भी केरला के बिशप निर्दोष छूट गए। मगर आसाराम बापू के ऊपर बलात्कार का आरोप ही नहीं है, कोर्ट में उनके साथ छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। एक भी विटनेस सामने नहीं आया है, सिद्ध नहीं हुआ है। एक भी विटनेस बोल नहीं पाया कि मैंने देखा। उस और लड़की का एक ही बार बयान लिया गया जिसको क्रॉस वेरीफाई भी नहीं किया गया, क्योंकि अंडर 18 लड़की के ऊपर पॉस्को लगता है, और पॉस्को लगने के बाद क्रॉस रिक्रॉस होता नहीं, क्रॉस चेकिंग होती नहीं है। और इसी के माध्यम से आसाराम बापू ने 14 करोड़ लोगों को भारत की धरोहर से जोड़ा, सभ्यता से, आध्यात्मिक साधनाओं से जोड़ा। मैं ना तो आसाराम बापू का साधक हूं, ना तो मैं आसाराम बापू का मित्र हूं, ना तो उनके शिष्य परंपराओं से आता हूं।
हम नाथपंथी है, जैसे योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ भगवान की पीठ के अध्यक्ष है, पीठाधीश है, वैसे ही उस नाथ परंपरा से है। मगर हमारी अंतरात्मा से हमने जब विचार किया, विवेक से विचार किया, इस केस के सारे कागजात खंगाले तो समझ में आया कि ये सब बनी बनाई चीज है। आप में से कई वरिष्ठ पत्रकार मुझे देश भर में मिल रहे हैं, वो बोलते हैं इसमें मरे तक लाइव हम तो हंसते हैं कि कैसा इसको फंसा दिया, कौन सा गेम है ये। तो ये गेम आसाराम बापू को खत्म करने का नहीं है, ये गेम भारत की सभ्यता को खत्म करने का है। जैसे हमने देखा कि नागालैंड मिजोरम उस दिशा में जैसे धर्मांतरण हुआ, वो अंग भारत से टूटने पर आवा हो चुके हैं, जल्दी पे आ गए कि हमको भारत से टूटना है। जहां जहां धर्मांतरण होता है वहां राष्ट्रांतरण होता है। और भारत की सभ्यता को तोड़ने के लिए आसाराम बापू जैसे महात्माओं को, जिन्होंने 14 करोड़ परिवारों को दीक्षित किया, ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी, भारत की स्वदेशी की दीक्षा दी, आयुर्वेद की दीक्षा दी, आहार विहार चिंतन मनन ध्यान धारणा और व्यक्तिगत चरित्र जिन्होंने 14 करोड़ साधक जिन्होंने निर्माण किए। और एक भी साधक आपने देखा होगा कि जिसने पत्थर उठाकर किसी के ऊपर नहीं मारा। पूर्ण निरुपद्रव न्यूसेंस वैल्यू से शून्य व्यक्ति निर्माण किए, उपद्रव मूल्य शून्य है, इसीलिए आसाराम बापू अंदर है। नहीं तो हमने देखा कि मौलाना साद जी जो है मरकज के आज तक पकड़े नहीं गए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इतनी भोली भाली तो है नहीं कि जो पकड़ नहीं सकती है, मगर उनके पास उपद्रव मूल्य होने वाले एक वर्ग का बड़ा उन्हें शक्ति है। और आसाराम बापू महात्मा है, और हम भारतवासियों में से एक बड़ा तबका जो किसी की कही सुनाई बातों पर विश्वास नहीं रखता, अपने विवेक से विचार करता है, उन भारत के सारे पत्रकारों को लेके हम सोचते हैं, ऐसा जानते हैं कि जो हम पार्टियां अलग अलग हो सकती है, पत्रिकाएं न्यूज चैनल अलग अलग हो सकते हैं, जातीय भाषा वर्ण प्रांत अलग अलग हो सकते हैं, मगर हमारी सभ्यता और संस्कृति और पुरखों की धरोहर भारत की एक ही है। तो हमें सभी को मिलकर हम चाहते हैं कि भारत के हर जिले के पत्रकारों से वार्ता की जाए। हम पत्रकारों तक इसलिए आए, सभाएं नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। इसका कारण ये, पत्रकार जनमानस को जानता है, पत्रकार हर नींव को हर जड़ों तक पहुंचा हुआ है, हर असलियत हर नकलीपन मालूम है। वो भले छपता और कुछ रहेगा मगर पता असलियत का होता है उसे। और पत्रकार एकमात्र ऐसा पैनल कॉर्ड है भारत का जो पूरे शरीर को जागृत और जीवित कर सकता है, अपनी बात पहुंचा सकता है। इसीलिए हम हर जिले में जाके जो भारत के पत्रकार है, भारतीयता से लथपथ है, भारतीयता से भरपूर है, उन भारतीय पत्रकारों से संवाद कर रहे हैं। हमें कोई बड़े न्यूज चैनल दिखाए या ना दिखाए, हमें कोई सॉलिड पेपर छापे या न छापे, मगर हमें अपने भारत में बसे पत्रकारिता से बात करनी है। इसीलिए हम आज नोएडा आए हैं। इससे पहले हमने लखनऊ में प्रेस वार्ता की है, आगरा में की है, झांसी में की है, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सभी जगहों पे की है। आज नोएडा में आपके सामने आसाराम बापू जैसे महात्मा का पक्ष इसलिए रखने आए हैं। 85 इयर्स ओल्ड है, एक दिन का भी पैरोल अभी तक दिया नहीं जा रहा है। इसके पीछे विदेशी षड्यंत्र है कि साधु बदनाम होने के बाद अगली जनरेशन जो है, यंग जनरेशन, जो आपको मॉडर्न जनरेशन हम बता रहे हैं, उसके अंदर के अध्यात्म को मारना है, उसके भारतीयता को मारना है। और भारतीयता तभी मरेगी जब भारत के अध्यात्म से वो वंचित रहेगा। और यही बात पत्रकारों से रखकर 9 सालों से आज बापू कारावास में है। 9 सालों में हाई कोर्ट में मसला चल रहा है, कई लोग इसमें से भाग गए, जो आगे आकर विरोध में बोल रहे थे आज वो नहीं है, भाग गए हैं। आज वो सामने बात रखने को तैयार नहीं है। डीसीपी लांबा को भी जयपुर हाईकोर्ट ने समन्स जारी किया है कि उसने अपनी एक किताब रखी है और उसने अनबन में सब सच्चाई लिख दी उसमें कि मैंने पहले ही रूम में जाके वीडियो शूटिंग निकाल के उस बेटी को दिखा दिया था, जिसके बल पे उसने इसका ब्यौरा दिया रूम का। तो अगर आप पत्रकार हैं तो आपको ये सभी को मालूम है कि जो आरोप करता है उसे बिना दिखाए अंदर की बात पूछी जाती है, बता क्या क्या है अंदर, अगर तू असली है। तो डीसीपी लांबा ने पहले ही वीडियो दिखाया था और अपने आत्मचरित्र में वो घाई घाई में लिख भी दिया। अब जयपुर हाईकोर्ट ने उसको नोटिस दिया है कि तुमने किताब किस बल पे निकाली, अभी हाईकोर्ट में मसला पेंडिंग है। तो ऐसी कई सारी कमियां हैं, कई सारी बदमाशियां हैं जो आपके माध्यम से हम भारत में बसे भारतीयों को पहुंचाना चाहते हैं।